आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे कि इलास्टिसिटी डिमांड क्यों इम्पोर्टेंस है। इसके पहले मैंने जो है डिटेल में वीडियो बनाया है रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए तो आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है टॉपिक, क्योंकि सीक्वेंस में मैं अपलोड किया हूँ तो आप पूरा प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस में आप देखिए, फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। ठीक है, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि भाई आप वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, अगर आप समझ में आ गया ना आपको तो फिर आप इजीली एक्सप्लेन करोगे। और देखो फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी डिमांड, देखो जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। मतलब डिमांड कैसे पता चलेगा कि वो इन इलास्टिक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन इलास्टिक या इलास्टिक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग में ये चीज आपको बताना है कि डिमांड कब इलास्टिक होगा और डिमांड कब इनइलास्टिक होगा। अब वो आप कैसे बता पाओगे, जब आपको जो है फैक्टर्स के बारे में समझ में आया रहेगा, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब देखो पहला फैक्टर क्या बोलता है, नेचर ऑफ कमोडिटी। अब नेचर ऑफ कमोडिटी मतलब क्या हुआ, कमोडिटी किस टाइप का है, नेसेसरी गुड्स में आता है या अननेसेसरी गुड्स में आता है। अब बोलोगे सर नेसेसरी गुड्स क्या है, जैसे फूड हो गया जो हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं, फूड ग्रेन्स, तो ये क्या हो गया नेसेसरी गुड्स में आ गया। अननेसेसरी नहीं है, जैसे कार हो गया तो हमको अननेसेसरी वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अननेसेसरी हो गया। तो अब मुझे बताओ कि अगर कमोडिटी नेसेसरी है तो उसका डिमांड इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा। उसका डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा, क्योंकि वो आप चेंज नहीं कर सकते, उस चीज़ का आप डिमांड करोगे ही करोगे, राइट। तो वो इनइलास्टिक में आ जाता है। इनइलास्टिक दैट मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज, इलास्टिक इट कैन बी फ्लेक्सिबल, इट कैन बी अप इंक्रीज और डिक्रीज। इनइलास्टिक मतलब फिक्स होता है। आप समझिए कि एक बेंच है, वो बेंच का पूरा मतलब फिक्स है, उसको आप फ्लेक्सिबल ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, एक इलास्टिक है उसको आप ऊपर अप्स एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बट इनइलास्टिक के केस में फिक्स है। एक पेन है, समझिए पेन को आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, फिक्स फॉर्म में है, राइट, वो इनइलास्टिक हो गया। तो वैसे ही अगर कमोडिटी नेसेसरी है तो उसका डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। अगर अननेसेसरी है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है लग्जरियस गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया कार का एग्जाम्पल दिया। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर कोई प्रोडक्ट उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे आप दुकान पे गए पेप्सी खरीदने के लिए, पेप्सी नहीं था तो आपने कोला खरीद लिया, तो वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो अगर कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसका डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। सर क्यों, क्योंकि अगर आप पेप्सी खरीदने के लिए गए और आपको नहीं मिला तो आप क्या करोगे, कोला खरीद लोगे। दैट मीन्स व्हाट, आपने क्या किया, दूसरा प्रोडक्ट मतलब जो खरीदने के लिए गए थे वो नहीं, अपने कोला खरीद लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, फ्लेक्सिबल, चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, है ना। लेकिन अगर आप दुकान पे नमक खरीदने के लिए गए और नमक नहीं रहा तो फिर नमक की जगह आप दूसरा चीज़ नहीं खरीद सकते हो, वो चीज़ आपको चाहिए, राइट। तो नमक का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, तो ऐसे के केस में अगर कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, अगर कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसका डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। अगर कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसका डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे रेलवे की सर्विस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, जितना कम पैसे प्राइस में, कम रेट में आपको पूरा इंडिया घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो बाय रेलवे कम से कम प्राइस में, तो उतना आप उसका सब्स्टिट्यूट नहीं, और कम टाइम में एक प्रॉपर सही रूट सेफ्टी के साथ, ठीक है, उतना आप रोडवे में नहीं कर सकते। तो वो क्या है, इनइलास्टिक डिमांड है। ओके, फूड का मैंने बताया, वो भी एग्जांपल ले सकते हैं। नंबर ऑफ यूजेस, अगर कोई प्रोडक्ट को हम लोग मल्टीपल यूज़ करते हैं तो उसका डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट हम सिंगल यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है कि इफ़, जैसे कॉल इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का हम मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइट जलाने के लिए चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्जिंग के लिए करते हैं, पीसी चलाने के लिए, मतलब बहुत सारे एन नंबर ऑफ यूजेस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मल्टीपल यूजेस है। क्या है, मल्टीपल, एंड मल्टीपल यूजेस रहेगा तो उसका डिमांड क्या है, इलास्टिक रहेगा। अगर सिंगल यूज है तो उसका डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक, मतलब वो इलास्टिक नहीं रहेगा। ओके, हैबिट,
अब हैबिट मतलब हैबिचुअल गुड्स में आ जाता है, ठीक है। अगर आपका हैबिट रहेगा कोई गुड्स के लिए तो उसका डिमांड इनइलास्टिक है। अब जैसे टी लवर हो तो भाई आप टी कंज्यूम करोगे, वो आपके लिए नेसेसरी में आ गया, ठीक है, वो आपके हैबिट है तो आप कंज्यूम करोगे ही करोगे, तो उसका डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक, मतलब वो फिक्स है, उसका चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये तो मैंने टी का एग्जांपल दिया। यहाँ पे एग्जांपल आप स्मोकर का दे सकते हो, जैसे यहाँ पे स्मोकर और सिगरेट्स और ड्रग्स का दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम के लिए चलता है तो उसका मतलब जैसे टीवी खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, तो क्या है, जो आप 5 to 10 ईयर्स के लिए यूज़ कर रहे हो या 2 से 3 साल यूज़ कर रहे हो, तो क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है, जो ख़राब नहीं होता है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हो, तो उसका डिमांड क्या होता है, इलास्टिक होगा। और कोई ऐसा प्रोडक्ट जो ड्यूरेबल मतलब जो ड्यूरेबल नहीं होता है, जैसे पटेटो हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फिर उसके बाद जो है फिश हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सब का डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक। क्यों इनइलास्टिक होता है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये फिक्स डिमांड इस केस में होता है, ठीक है। उसका डिमांड जो रहता है वो सेम टू सेम फिक्स रहता है, उसका इंक्रीज डिक्रीज नहीं। जैसे आप मान लीजिए कि सुबह में आप ब्रेड का जो कंज्यूम करते हैं वो सेम रहेगा, आपका थोड़ा कम कंज्यूम करोगे लेकिन कंज्यूम करोगे, राइट। तो उस चीज़ के हिसाब से बताएं कि जल्दी ख़राब हो जाता है तो उसका डिमांड में क्या रहता है, इनइलास्टिक रहता है। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट का बताया वैसे कॉम्प्लीमेंट्री का है, ठीक है। तो अगर कमोडिटी हैविंग सेवरल यूजेस एंड मोर इलास्टिक डिमांड, वही सेम है कि अगर ज़्यादा यूजेस रहेगा तो उसका ज़्यादा इलास्टिक से डिमांड रहेगा, कम यूजेस रहेगा तो उसका डिमांड क्या रहेगा, इनइलास्टिक रहेगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कंज्यूमर का इनकम बहुत ज़्यादा है सो विल बी इनइलास्टिक, एंड व्हेन कंज्यूमर इनकम इज लेस देन देयर विल बी इलास्टिक, है ना। क्योंकि कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा रहेगा तो उसका जो डिमांड रहेगा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। अगर कंज्यूमर का इनकम कम रहेगा तो उसका डिमांड जो रहेंगे वो फिक्स रहेंगे, उसको चेंज मतलब इट कैन बी चेंज, इट कैन बी अप्स, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द इनकम। अर्जेंसी, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो मुझे बताओ, इसका कमेंट में करके बताना, अगर अर्जेंट है तो उसका इलास्टिक में डिमांड है या इनइलास्टिक में, और इसका एक एग्जांपल दे देना ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है, तो आपको समझा कि नहीं समझा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइम पीरियड से इलास्टिसिटी में रिलेटेड है, इट वेरीज विद द लेंथ एंड टाइम पीरियड। जनरली स्पीकिंग अ लॉन्गर ड्यूरेशन पीरियड विल हैव द ग्रेटर इलास्टिसिटी डिमांड एंड वाइस वर्सा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम, ये पॉइंट को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, यहाँ पे लिखा है कि जैसा आप समझा रहा है, जैसा अभी मैं लेक्चर से ले रहा हूँ, ठीक है, आई हैव एम्पल ऑफ टाइम, सो उस केस में क्या होता है, इलास्टिक है, मतलब फिक्स नहीं है, आई कैन इंक्रीज माई टाइम फॉर द लेक्चर, सो वो क्या हो गया, इलास्टिक हो गया। अगर मेरे पास टाइम फिक्स है तो वो क्या होगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। ओके, चलो अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। अगर इलास्टिसिटी डिमांड है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस किसके लिए, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर बोलेगा तो सेलर, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये उसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब वो प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है, प्राइस डिसीजन के लिए जैसा डिमांड रहेगा उसके हिसाब से क्या करेगा, वो प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। इट मींस डिसाइडिंग वेदर द हायर चार्ज हायर प्राइस और लोअर प्राइस। प्रोड्यूसर के लिए सबसे मेन डिसीजन जो होता है भाई प्राइस का होता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, मार्केट में सेल करना है, सो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट और सुटेबल प्राइस। और वो सुटेबल प्राइस किसकी वजह से पता चलता है, डिमांड एनालिसिस की वजह से, जो इलास्टिसिटी करता है कि भाई कितना प्राइस से होना चाहिए, उसके हिसाब से कितना डिमांड होगा, है ना। अब बात आती है कि अगर प्रोड्यूसर नेसेसरी गुड्स प्रोड्यूस करता है तो उसका प्राइस क्या करेगा, हाई चार्ज करेगा। अगर वो अननेसेसरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसका प्राइस क्या रहेगा, डिफरेंट चार्ज करेगा, राइट। अगर वो लोग उसका डिमांड मतलब डिमांड थोड़ा सा कम है तो उसका प्राइस उस टाइम पे क्या रहेगा, कम चार्ज करेगा, है ना, उस तरीके से। अब देखो, इट मीन्स इफ द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, अगर वो प्रोडक्ट का डिमांड इनइलास्टिक है, फिक्स है, जैसे रेलवे का हो गया या फूड ग्रेन, ये सब इनइलास्टिक है, तो प्रोड्यूसर ऑलवेज चार्ज हायर प्राइस, और वो केस में प्राइस क्या करता है, वो ज़्यादा चार्ज करता है। अगर वो डिमांड इलास्टिक है तो वो केस में प्राइस क्या करेगा, लो चार्ज करेगा। ओके, इसका एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। मुझे भी लगेगा ना कि हाँ आप लेक्चर अच्छे से देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है, मैं भी फास्ट नहीं जा रहा हूँ, आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट को प्लान्स एंड पॉलिसी बनाना है ना,
टैक्सेशन पॉलिसी बनाना है तो उसके लिए यूज रहेगा। अब गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे क्लोथिंग पे भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 5 से 12% के बीच में प्रोडक्ट का। तो अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट को जो है पॉलिसी बनाना, अच्छा पॉलिसी जो सूट करे, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या कर सकता है, डिमांड एनालिसिस का यूज़ करके एक प्रॉपर अच्छी पॉलिसी इम्पोज कर सकता है। तो ये बोला है द नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक डिमांड हेल्प द गवर्नमेंट डिटरमाइनिंग द टैक्सेशन पॉलिसी एक्सेट्रा। इफ द डिमांड इनएलास्टिक, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो डिमांड इनएलास्टिक है, भाई लोग कपड़े खरीदेंगे, लोग खाएंगे, बराबर फूट गए, उस टाइम पे क्या करेगा गवर्नमेंट, हायर टैक्स इंपोज करेगा। और अभी कर रहे गवर्नमेंट, जो कि एक्चुअली रीजनेबल कम होना चाहिए। इफ द डिमांड इज इलास्टिक, अगर डिमांड उसका इलास्टिक है, ज़्यादा डिमांड नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करता है वो लेस इंपोज करता है। जो कि जो रेयर गुड्स है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा करना चाहिए ताकि लोग कम खरीदें, और जो नॉर्मल सबके लिए बेसिक नीड्स है, अब कपड़ा तो बेसिक नीड्स में आता है, फिर भी उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है, राइट, टैक्स लगा दिया है। वो तो मतलब आप समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो एनालिसिस करके एक अच्छा पॉलिसी ला सकता है। आप क्या सोचते हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इंपॉर्टेंस टू द फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जब पढ़े थे फैक्टर प्राइसिंग में लैंड, लेबर, कैपिटल, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब एक गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें लेबर का यूज़ किया जाता है, मशीन का यूज़ किया जाता है ना, प्लेस का यूज़ किया जाता है। तो उस सब का, जैसे प्लेस का यूज़ किया तो रेंट पे करना है, लेबर का यूज़ किया तो वेजेस पे करना है, कैपिटल का यूज़ किया तो उसका इंटरेस्ट पे करना है, अगर एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है तो उसके प्रॉफिट है ना। तो उन सब का प्राइस कितना होना चाहिए, उनका रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, सो दिस कंसेप्ट इज वेरी यूजफुल विद डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड। फैक्टर रिवॉर्ड दैट मीन्स फैक्टर्स विच हैज़ टू बी इलास्टिक। अगर इलास्टिक है तो फीवर वेजेस रहेगा, अगर जो है इलास्टिक, जैसे ऑन अदर हैंड लेबर दैट हैज़ इन इलास्टिक, लेबर जाहिर सी बात है इन इलास्टिक है, देन पेड द हायर वेजेस, और उसकी वजह से क्या किया जाता है, उसको हायर वेजेस पे किया जाता है, राइट, क्योंकि वो इन इलास्टिक है, उसका डिमांड फिक्स है। ओके, फॉरेन ट्रेड में बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है। अगर कोई कमोडिटी का डिमांड जो है इन इलास्टिक है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड के लिए, तो एक्सपोर्टर क्या कर सकता है, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है। अब मान लीजिए कि अगर एप्पल या मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री में, सो एक्सपोर्टर कैन चार्ज हायर प्राइस, ओके, जस्ट बिकॉज इट हैज़ इनएलास्टिक डिमांड, ओके, इट हैज़ द क्वालिटी, डिपेंड्स। जैसे कपड़े का हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में हम लोग हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज फूड ग्रेन का जो है नेसेसरी में आता है, उसका डिमांड इनएलास्टिक होता है ना। तो हम लोग उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आता है पब्लिक यूटिलिटी। व्हाट इज पब्लिक यूटिलिटी? पब्लिक यूटिलिटी मतलब क्या हो गया, रोडवेज, मेडिकल, एजुकेशन, ये सब चीज़ जो गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है ना। तो अगर कोई जैसे लाइक रेलवेज विच हैज़ द इनइलास्टिक डिमांड, तो गवर्नमेंट कैन आइदर सब्सिडाइज और नेशनलाइज। मतलब जो पब्लिक यूटिलिटी है तो उस टाइम पे इनइलास्टिक डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसको नेशनलाइज कर देता है या तो उसको सब्सिडाइज कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंडियन रेलवे का जो है प्राइवेट के हाथ में चला गया तो आज जो है 700 का जो टिकट मिल रहा है वो आपको कम से कम 1500 में मिलने लग जाएगा। जो एसी का ट्रेन आप जो एसी का टिकट जो 2500 का मिल रहा है वो आपको जो है 4000 में मिलने लग जाएगा। सो प्राइवेटाइजेशन का विल हैज़ इम्पैक्ट। तो जो नॉर्मल जनरल पब्लिक रहेगी, जो लोअर क्लास के लोग रहेंगे, वो लोग ये सर्विस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, उसको नेशनलाइज करके रखता है ताकि उसका फीस जो है, उसका फ़ी जो है वो मिनिमम नॉमिनल करके रखता है ना। क्योंकि गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स वसूलता है वही हम लोग के वापस हमको पब्लिक को वही फॉर्म में देता है, राइट। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। ये 6 पॉइंट प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये इलास्टिक इनइलास्टिक फैक्टर्स का है, ठीक है। इसमें मतलब ये हुआ कि आपका प्रोपोर्शन जो इनकम है वो फिक्स होता है उस पर्टिकुलर खर्चे के लिए, तो उस केस में इनइलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है। इसका आप एक एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।